नमस्कार, स्वागत है आपका दंगल में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। बंगाल में चुनाव के नतीजे आए हुए करीब 2 महीने का वक्त हो रहा है, लेकिन वहां राजनीति और टकराव की स्थिति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राजनीतिक हिंसा पर मचा हंगामा अदालतों में है। मानवाधिकार पैनल ने चुनाव के बाद हिंसा पर अपनी रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट को आज सौंप दी है, लेकिन इस रिपोर्ट के सौंपे जाने के एक दिन पहले यानी कल एनएचआरसी की एक टीम पर जादवपुर में हमला हुआ। राजनीति का तापमान बढ़ रहा है। इसके साथ ही अब एक तरफ जहां टीएमसी का यह कहना है कि चुनाव बाद हिंसा के मामलों को लेकर राजनीति हो रही है, तो बीजेपी राज्य सरकार को आईना दिखाने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि कल ही एक सिविल सोसाइटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में चुनाव बाद हिंसा को पूर्व नियोजित कहा है, और इसीलिए आज दंगल में यह बहस का मुद्दा होगा, क्या बंगाल में राजनीतिक हिंसा का माहौल है? क्या राजनीतिक हिंसा पर ममता सरकार ने आंखें मूंद ली है? बंगाल में दीदीगिरी या दादागिरी? मारने के लिए तैयार खड़े हैं, उन कंप्लेंट्स को देखने के लिए। मंगलवार को बंगाल के जादवपुर में चुनाव बाद हिंसा की जांच के लिए गई एनएचआरसी टीम पर हमले ने वहां पर राजनीतिक हिंसा के माहौल को लेकर नए सिरे से बहस छेड़ दी है। एनएचआरसी के सदस्य आतिफ रशीद की अगुवाई में गई टीम बेकाबू भीड़ के बीच फंस गई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थक एनएचआरसी के सदस्यों की बात सुनने को राजी नहीं थे और आरोपों के मुताबिक जब ये सब हो रहा था, पुलिस नदारद हो गई थी और एनएचआरसी के सदस्यों को लौटना पड़ा था। उन कंप्लेंट्स को देखने के लिए यहाँ पर आए थे। हमने यहाँ पाया कि 40 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। 18 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर एनएचआरसी और राज्य मानवाधिकार सदस्यों की एक टीम को चुनाव बाद हिंसा पर रिपोर्ट सौंपने का जिम्मा मिला था। इस टीम ने हिंसा को लेकर अपनी रिपोर्ट आज हाईकोर्ट को सौंप भी दी है। हाईकोर्ट चुनाव बाद हिंसा को लेकर दायर पीआईएल पर सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट में सौंपी गई रिपोर्ट बंद लिफाफे में है, लेकिन कल ही पूर्व जजों और रिटायर्ड अधिकारियों की एक 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में चुनाव बाद बंगाल हिंसा को पूर्व नियोजित बताया है। सपोर्ट नहीं करोगे तो कई लोग भाग के दूसरे स्टेट्स में चले गए, वहाँ कैंप्स में रह रहे हैं। वो इतने डरे हुए हैं कि वो वापस नहीं आना चाहते। मतवा कम्युनिटी जो है, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, क्योंकि वो उन्होंने शायद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया होगा, उनके साथ इतना अत्याचार किया गया, उनको पीटा गया, मारा गया, उनके जो मंदिर हैं वो तोड़ दिए गए, तो इससे ज़्यादा अत्याचार क्या हो सकता है? बंगाल में चुनाव बाद हिंसा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के टीएमसी में शामिल होने को लेकर बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं। इस घटना से बंगाल की अंदर का हालत क्या है ये सबको मालूम हो रहा है। एनएचआरसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं भेजा, कोर्ट का डायरेक्शन में आया। एनएचआरसी को खुद पता चल गया बंगाल की गाँव में किस तरीका से पुलिस और गुंडा, तृणमूल का गुंडा एक साथ काम कर रहा है, उसको पता उसको चल गया और उस एरिया में एनएचआरसी को विटनेस देने के नाते 40 घर को खत्म कर दिया। उनका सबसे पहले नाम है नेशनल, जो नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। तो जिसका सामने नेशनल है, ह्यूमन राइट्स, उसको जनता मारेगा क्यों? उसको तो प्यार करेगा, बैठाएगा। तो क्या वो लोग ऐसे कुछ काम करते हैं जिसमें जनता को गुस्सा हो जाता है? और बंगाल को जनता अगर मारना है, बेइज्जत करना है, तो नेशनल ह्यूमन कमीशन को नहीं करता है। वो करना है तो मारते हैं, तो असली के मरते हैं। ये सब झूठा इल्जाम है। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद भी राजनीतिक घमासान नहीं थमने से साफ है कि ममता और केंद्र के बीच अब आर पार की लड़ाई छिड़ी है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। इस वक्त हमारे साथ एनएचआरसी के सदस्य आतिफ रशीद जी जुड़ गए हैं। आतिफ रशीद जी पश्चिम बंगाल गए थे, लेकिन उस दौरान उन्हें जिन स्थितियों का सामना करना पड़ा उसी पर हम उनसे बात करेंगे। आतिफ रशीद जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि जब आप लोग वहां जांच करने के लिए पहुंचे तो उस दौरान क्या हुआ? जी देखिए, ऐसा है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पे एक कमेटी का गठन करा था, जिसमें मैं माइनॉरिटीज़ कमीशन के वाइस चेयरमैन के नाते मुझे उसमें मेंबर रखा गया था। एंड मैं जब पूरी टीम तो हमारी वहाँ कई दिनों से थी,
NHRC ने जो 7 लोगों की कमेटी और नीचे टीम पूरी गठित करी है एक ऑफिसर्स की, मैं 3 दिन पहले वहाँ गया था और मैंने वहाँ पर जो है जो विक्टिम्स हैं उनसे मिलना जुलना, उनके बयान रिकॉर्ड करना, ऐसे बहुत सारे पूरे वेस्ट बंगाल के लोग अलग अलग जगह से हमारे पास आ रहे थे। उसमें एक जगह है वहाँ जादवपुर के एक दलित समाज के कुछ लोग हमारे पास आए थे। उन्होंने मुझे ये बयान रिकॉर्ड कराया था कि उनकी न तो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर रही है, एक बात, दूसरी बात ये उनका कहना यह था उनके घर तोड़ दिए गए हैं बिल्कुल हर तरीके से। तो वो ये चाहते थे कि हम, और वो 2 महीने से वहाँ से पलायन कर चुके हैं, वो लोग ये चाहते थे कि वो वापस अपने घरों में आ जाएं। और जब हमने उसको अपने इनिशियल लेवल पर जब इंक्वायरी करी तो पुलिस का कहना यह था कि वहाँ पर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है, कोई ना घर टूटे हैं ना कुछ है, और लोग सब अपनी अपनी जगह रह रहे हैं। तो ऐसे में कोलकाता हाई कोर्ट के आर्डर का पालन करते हुए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट ने हमको स्ट्रिक्टली ये डायरेक्शन दी है कि एक तो हमको ज़मीन पर जाके रियलिटी की चेक करना है, एक बात, और दूसरी बात ये कि उस रियलिटी को, उसमें जो केस ऑन रिकॉर्ड नहीं आए उनको भी हमें जांच करके हमें हाई कोर्ट को देना है। मैं जादवपुर के वो KPC हॉस्पिटल एरिया कहलाता है, जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने एक काम ज़रूर करा था कि मैंने 24 घंटे पहले इन्फॉर्म ना करके मैंने पुलिस को 1 घंटा पहले इन्फॉर्म करा था दैट आई एम रीचिंग देयर। तो लोकल पुलिस के 2 कांस्टेबल मेरे साथ वहाँ पर मोटरसाइकिल पर पीछे से थोड़ा सा लग गए थे और वो मेरे साथ वहाँ गए। और जब हम वहाँ गए तो हमने पाया वहाँ पर बहुत सारे दलित के मकान टूटे हुए थे और बिल्कुल डिस्ट्रॉयड भी कर दिए थे। और हमने बड़ी मुश्किल से एक विक्टिम को तैयार करा था कि वो हमें आकर दिखाए, क्योंकि विक्टिम के अंदर बड़ा फियर है, वहाँ पर बहुत मतलब खौफ का माहौल है, वो जा नहीं चाह रहे, वो जहाँ उनका घर है वहाँ नहीं जा रहे वो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जब हमने हालात कैसे बिगड़े सर? कहीं दूसरी जगह एक कैंप लगाकर बयान दिए थे तो वहाँ पे हालात कैसे बिगड़े, जब जो हम घर टूटे हुए घर की हमने वीडियोग्राफी करने की कोशिश करी, फोटो खींचने की कोशिश करी, तो वहाँ के लोकल कुछ लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने जो है हमारे मोबाइल छीनने की कोशिश करी हमारे साथ। जो है पुलिस ने ये सब देखा, पुलिस ने क्या किया उस दौरान? और वो फिर बहुत सारा एक मॉब, पुलिस वहाँ थी ही नहीं। मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ कि हमारी इंफॉर्मेशन के बावजूद भी वो जो 2 एक कांस्टेबल थे, सिपाही थे, वो भी जब ये घटना घटनी शुरू हुई वो वहां से आश्चर्यचकित रूप से एकदम से गायब हो गए। जो लोकल पुलिस के लोग थे, हमारे साथ CISF के जवान थे, तो हमारी जान बच गई, हम सुरक्षित। शुक्रिया रशीद साहब आपका ये तमाम बातचीत आज तक के साथ करने के लिए और ग्राउंड पर क्या हुआ उस घटना की जानकारी देने के लिए। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान इस वक्त दंगल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप बंगाल प्रभारी भी हैं बीजेपी के। आतिफ रशीद हमसे कुछ देर पहले बात कर रहे थे। बीजेपी से ही सांसद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीमुल हक TMC से सांसद हमारे साथ राज्यसभा के जुड़ गए हैं। शुभंकर सरकार हमारे साथ मौजूद हैं, आप कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अवनिजेश अवस्थी जी RSS के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत मैं कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ कर रही हूँ क्योंकि वो शुरुआती कुछ मिनट में ही हमारे साथ रहेंगे। कैलाश जी, जो पूरी परिस्थितियां हुई उसकी जानकारी यहाँ पर रशीद साहब भी दे रहे थे। ग्राउंड पर जो कुछ भी हुआ वो कह रहे हैं कि पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी, लेकिन CISF की मौजूदगी थी, CISF के पास हथियार भी मौजूद थे। किस नजर से फिर इस पूरी परिस्थिति को देखा जाए? देखिए, पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कुछ चीजें नहीं है। आप समझ सकते हैं कि मानवाधिकार आयोग की टीम के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ वहाँ पर, और गुंडों का मनोबल आप देखिए। ये जो जितनी भी हिंसा हो रही है ये स्टेट द्वारा प्रायोजित हिंसा है और सोची समझी साजिश के अंतर्गत हो रही है, जिससे कि वहाँ पर एक अलगाववाद सा सरकार ने बना दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे विरोध में है उसको कुचल दिया जाए। आप देख रहे हैं कि लगभग मेरी जानकारी के अनुसार कि 1001 ऐसी महिलाएं होंगी जिनके साथ दुष्कर्म हुआ होगा, क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ दुष्कर्म हुआ और वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की हत्या हो जाएगी, हमारे पति की हत्या हो जाएगी, जो हो गया वो हो गया, उनसे गाँव छोड़कर जा रहे हैं। तो ये जो घुसपैठिए जो वहाँ पर आकर और विशेषकर एक हिंदू गांव में जाकर उनको परेशान करना, उनको मारना, उनको लूटना, जिससे गांव छोड़कर चले जाएं और सीमावर्ती जिले से घुसपैठिए आकर उन गाँव में कब्जा करना, ये एक साजिश की तरह हो रहा है। और मैं समझता हूँ बंगाल की स्थिति बिल्कुल जम्मू कश्मीर जैसी होती जा रही है। यदि वहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले कल में
पश्चिम बंगाल हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। कैलाश जी, जो परिस्थितियां वहां पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं, चुनाव तक की बात तो समझ में आती है कि चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, टकराव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद भी क्यों ममता बनर्जी इतनी आक्रामक हैं आप लोगों पर? आप क्या कारण इसका समझ रहे हैं? देखिए, उन्होंने जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, लिस्ट बनाकर उस पोलिंग बूथ के अध्यक्ष को, वहां पर जितने लोग कार्यकर्ता हैं उनके घर को लूटा, उनके घर की महिलाओं को कहीं न कहीं रेप तक हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं, जैसे आने वाले कल में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं कर सके। ये एक तरीके से आतंक, अराजकता, अप्रजातांत्रिक कार्य ममता जी द्वारा किया जा रहा है। और कुल मिलाकर इसके पीछे जिस प्रकार घुसपैठियों को संरक्षण देना, आप जानते हैं कम से कम 8 जिले ऐसे हो गए जहाँ की डेमोग्राफी एकदम बदल गई है। तो कुल मिलाकर एक चेतावनी है हम सब के लिए कि अगर हमें बंगाल को बचाना है तो फिर हर देश को उसके ऊपर विचार करना है। कैलाश विजयवर्गीय जी, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी है जिसने कल ही अपनी रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री को भी सौंपी है। बड़े गंभीर आरोप उसमें है, 63 पन्नों की रिपोर्ट है। सवाल ये उठता है कि जब इतने गंभीर उसमें मुद्दे निकल कर आए हैं सामने, तो ऐसे में केंद्र की भूमिका क्या होगी? भविष्य में केंद्र क्या कोई कार्रवाई करेगा इन परिस्थितियों पर? देखिए, अब ऐसा है कि हमारे यहाँ प्रजातंत्र है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया है। जब अभी चुनाव के अंदर जिस पार्टी को 213 सीट मिली हो और उसके खिलाफ कार्रवाई करना, तो निश्चित रूप से एक जो जन समर्थन है, जन भावना है, उसके खिलाफ होता। पर अब जब सारी चीजें आ रही है देश के सामने, जनता के सामने, कि जिस प्रकार की अराजकता है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है, अप्रजातांत्रिक कार्य हो रहे हैं, तो अब निश्चित रूप से केंद्र को इसके ऊपर विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि मानवाधिकार आयोग, क्योंकि कैलाश जी, ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि लगातार टीएमसी भी ये आरोप आप लोगों के ऊपर लगा रही है कि अगर इतना सब माहौल खराब है तो क्यों नहीं आप एक्शन लेते, और एक्शन आप इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि कहीं ना कहीं हिंसा का मुद्दा जीवित रहे, ये आपके लिए बंगाल में संजीवनी का काम करता है। ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अब केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर चुनाव लड़ा। चुनाव में निश्चित रूप से हमारे वैसे बहुत बड़ी सफलता मिली है, 3 से बढ़ के हमारी 77 सीट हम सरकार नहीं बना सके। तो यदि केंद्र की सरकार कुछ कार्रवाई करती है तो लोग कहेंगे कि अप्रजातांत्रिक है कि जनता ने उनको नकार दिया, तो सरकार को नहीं। लेकिन अगर अभी आप तुलना कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जैसे हालात बंगाल में हो गए हैं, कैलाश जी, अगर आप तुलना कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जैसे हालात वहां पर हो गए हैं, तो वहां से तो आपने 370 हटा दिया था ना? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अब परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही है कि वहां पर अब केंद्र सरकार को विचार करना पड़ेगा कार्रवाई करने के लिए, और एक जनता भी देश की देख रही है कि बंगाल में क्या हो रहा है। तो हमारे यहाँ परसेप्शन पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि जनता का परसेप्शन क्या है। मुझे लगता है कि अब एक्सपोज हो गई है बंगाल की सरकार, और अब सही समय है कि कुछ न कुछ इस बंगाल की सरकार के खिलाफ किया जाए। ठीक है, शुक्रिया कैलाश जी आज तक से बातचीत करने के लिए आपका। बढ़ते हैं दंगल में आगे, तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ पर बातचीत में जुड़े हुए हैं। नदीमुल हक जी, अब मैं रुक यहाँ पर आपका करना चाहूंगी। जो पूरी बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं, और सीधे सीधे आपने रशीद साहब की भी बात सुनी। वो लोग ग्राउंड पर पहुंचे, जांच कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वीडियोग्राफी शुरू की वहां पर परिस्थितियां खराब हो गई, पुलिस वहां पर मौजूद ही नहीं थी। और हाल ये है कि आपकी तरफ से ये कहा जाता है कि कोई हालात नहीं बिगड़े हैं, पूरी तरह से एक डिनायल मोड रहता है। अगर आप किसी एजेंसी को जांच ही नहीं करने देंगे तो सच कैसे सामने आएगा? नदीमुल हक जी। नमस्ते। सबसे पहले आपके दर्शकों को, आपको, और हमारी पार्टी की तरफ से जो कल जो ये घटना जो घटी इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम के साथ, इसको हम लोग टोटली कंडेम करते हैं। किसी भी किस्म के वायलेंस या हिंसा को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। हम लोग इसको टोटली कंडेम करते हैं। और इसके साथ साथ लेकिन ये कहना होगा कि वहाँ के लोगों में एक गुस्सा पाया गया। ये गुस्सा खास करके जो केंद्र सरकार बंगाल के लोगों के साथ जो परसेप्शन दे रही है कि बंगाल के लोग वायलेंट है और
अभी मतलब कि एक दूसरी पार्टी के साथ लड़ना चाह रहे हैं, ये गुस्सा खास करके इसलिए है क्योंकि हम लोग यहाँ पर सब अमन से, चैन से, शांति से हैं। लेकिन एक जनरल परसेप्शन ऐसा बनाया जा रहा है, अगर आप खुद आकर के बंगाल में देखें तो यहाँ पूरा चैन अमन शांति है, लेकिन एक ऐसा बनाया जा रहा माहौल कि ऐसा परसेप्शन बनाओ कि बंगाल में वायलेंस हो रहा है। अमन चैन शांति कहाँ है सर? ये 3 नाम किसके हैं? वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। आप आइए सर, अभी थोड़ी देर पहले पैनल पर बैठे थे ना, यहाँ पर रशीद साहब बैठे थे जो राष्ट्रीय मानव अधिकार समिति के सदस्य हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम ग्राउंड पर गए, जैसे ही वीडियोग्राफी शुरू की हमारे खिलाफ वहाँ माहौल बन गया, हमारे ऊपर हमले जैसी स्थिति हो गई, पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं थी। कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है सर? जनता का मैंडेट टीएमसी को किस लिए मिला है सर? कहीं पर वायलेंस हुआ है तो उसको टोटली कंडेम किया जा रहा है, पूरा टोटली कंडेम किया जा रहा है कि ऐसा वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। अगर कहीं पर भी उनके साथ सर अगर सरकार की निंदा करने की स्थिति में होगी सर, सरकार तो एक्शन करेगी ना सर, सरकार एक्शन करेगी या निंदा करने की स्थिति में होगी? कुछ कंप्लेन अगर आता है तो जरूर एक्शन किया। अगर वो कंप्लेन लिखते या कंप्लेन भेजाते, कल रात तक कहीं भी कंप्लेन नहीं आई थी, अगर कंप्लेन के बेसिस पर एक्शन होता है तो अगर भेजाएंगे या करेंगे कंप्लेन तो जरूर उस पर एक्शन। राष्ट्रीय मानव अधिकार की टीम पश्चिम बंगाल राज्य में पहुंचती है और उसके बाद ये कहती है कि उन्हें जांच नहीं करने दी गई, उनके साथ जमीन पर, ग्राउंड पर हालात बिगड़ गए, आपकी पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी, तो क्या आपको नहीं लगता इससे आपकी सरकार और आपकी राज्य की छवि खराब हो रही है? अगर कंप्लेंट नहीं आई तो क्या इस पर स्वतः संज्ञान नहीं लिया जा सकता था? क्या इस मामले की गंभीरता से जांच नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, मैंने पहले भी कहा कि भाई अगर कहीं वायलेंस हुआ है तो उसको पूरा कंडेम करना चाहिए, कंडेम करते हैं हम लोग, लेकिन साथ साथ उनको भी देखना चाहिए कि भाई कि यहाँ पर वैसा जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि जिस आपके चैनल में या आरोप लगाया जा रहा है कि बहुत लार्ज स्केल वायलेंस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सर जो तस्वीरों में दिख रहा है वो दिखाया जा रहा है, सब लोग हैं जो तस्वीरों में दिख रहा है सर वो दिखाया जा रहा है। कहाँ कुछ हो रहा है? हम भी तो तस्वीर देख रहे हैं। आपके पास टेलीविजन चल रहा है सर, ये तस्वीर चल रही है। मानव अधिकार आयोग की टीम जब वहाँ पहुंची है, ये तस्वीर चल रही है सर। इसी सर मैंने आपसे यही सवाल पूछा, ये डिनायल मोड क्यों है सर? ये डिनायल मोड क्यों है? ठीक है, इसका ऑडियो सुनिए, ग्राउंड पर जो हुआ आप रशीद साहब की आवाज सुनिए। आप गलत कर रहे हो, नो यू आर डूइंग रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। कोई नहीं, चलिए इधर चलिए, चलो अभी हम इसमें लिखते हैं। जी सर, सुन लिया आपने ऑडियो? ये वहाँ महिला लोग खड़ी हुई है, ये आवाज सुनी सर, पुरुष भी हैं वहाँ पर, आवाज सुनी आपने जो वहाँ पर परिस्थितियां बनी? सर ये बताइए कानून व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? और ये कोई पहली घटना तो है नहीं, कोई भी एजेंसी जो वहां जांच करने जाती है उसको उल्टे पैर वापस दौड़ा दिया जाता है। बंगाल की सीमाओं को क्या आपने किसी दूसरे देश की सीमा बना दिया है? ऐसी बात नहीं है, जहां पर कोई भी दूसरे इलाके से जाने वाले व्यक्ति नहीं जाएगा, जांच नहीं करेगा। जैसे कहे, देखिए सब बात आप ही बोल लिए, फिर मैं आपसे जवाब चाहती हूँ सर। फिर जब मेरे मुंह में आप जबरदस्ती है, मैं तो जबरदस्ती मेरे मुंह में डालिए मत ना, कोई बात। मैं जो बोल रहा हूँ तो सुनने को तैयार नहीं है, आप अपनी बात बोलती जा रही हैं, तो बोलिए। मैं आपसे जवाब चाहती हूँ सर, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल दोबारा पूछ रही हूँ। ममता बनर्जी क्यों डर रही है? राष्ट्रीय मानव आयोग अधिकार की टीम से क्यों डर रही है? ममता बनर्जी एनएचआरसी की टीम से क्यों डर रही है सर? मेरा सवाल आपसे ये है। आज तक में आप जो दिखा रहे हैं, पब्लिक अपना गुस्सा उन पर इजहार कर रही है, लेकिन कहीं पर वायलेंस नहीं हो रहा है। सर मेरा सवाल आपसे ये है, एनएचआरसी की टीम अगर पश्चिम बंगाल में जांच कर रही है तो उससे मुख्यमंत्री को डर क्यों लग रहा है? मुख्यमंत्री को क्यों डर लगेगा? मुख्यमंत्री को कहा कुछ है? हम लोग तो वेलकम करते हैं कि भाई आइए जो जांच करना करिए। वहां पर अगर कोई पब्लिक उनसे सवाल जवाब कर रही है तो फिर वहां पब्लिक का ये है, कहीं वायलेंस तो हुआ नहीं है, सामने में तो है खड़े हुए, पुलिस भी है, देखिए। इसी डिनायल मोड पर ही सर सवाल उठ रहा है, जो डिनायल मोड टीएमसी के भीतर दिखाई दे रहा है, सिरे से बातों को खारिज कर देना, सिरे से आरोपों को खारिज कर देना। आखिर ये परिस्थितियां क्यों बन रही हैं? टकराव की स्थिति क्यों है? जफर इस्लाम भी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। जफर इस्लाम साहब, जब ये तस्वीर हमें दिखाई देती है ग्राउंड पर और राज्य में जो पार्टी सत्ता पे है वो ये कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो सवाल ये उठता है कि इससे आगे क्या होगा? देखिए बिल्कुल जो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर हर तरह से जो है बिल्कुल जो ख़त्म हो चुका है।
अब आप देखिए जहाँ पर NHRC की टीम जा रही है और उसको इस तरह की कठिनाइयाँ हो रही हैं, पुलिस वाले जो है वहाँ पर आ नहीं रहे। अगर आप DCP से पूछिए तो कुछ और ही जो है बात कर रहा है। इससे समझ में आता है कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वहाँ एक आम नागरिक या अगर TMC के साथ है तो वो ठीक है, और TMC के साथ अगर उसका किसी और पार्टी के साथ एसोसिएशन है और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी का, तो उसके साथ जिस तरह से अत्याचार वहाँ की सरकार कर रही है और वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से गुंडे मवाली लोगों के साथ कहीं ना कहीं पैटर्नेज है, बिल्कुल साफ दिखता है कि उनके इशारे पे हो रहा है, उनके इशारे पे और उनके सपोर्ट से हो रहा है। पूरा जो है प्रोत्साहन भी और प्रोटेक्शन दोनों उनको मिल रहा है जो गुंडे मवाली से। नहीं तो आप ऐसे देखिए NHRC की टीम है, वाइस चेयरमैन है जो है MOS लेवल के मंत्री के लेवल के आदमी आतिफ रशीद साहब हैं, लेकिन फिर भी उनको किस कठिनाइयों के साथ सामना करना पड़ रहा है। उससे समझ में आता है कि वहाँ बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। अब वहाँ के मुख्यमंत्री को आप देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनली काम करना चाहता है उस पर वो उंगली उठाती है। कोई अगर गवर्नर जो है अगर बात करता है ऐसे लोगों की पीड़ा, उसको वहाँ पर उस जो आज माइनॉरिटी में है जिनको मारा जा रहा है उसकी बात अगर उठाता है तो गवर्नर बात उठाता है तो गवर्नर पे गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, गवर्नर पे गलत ट्वीट करते हैं, इनके पार्टी के ऊपर लोग जो है MP जो है गलत ट्वीट करते हैं। उससे समझ में आता है कि वहाँ पर जो मुख्यमंत्री ही सब चीज़ की जो है आर्किटेक्ट है, उन्हीं की वजह से सारा कुछ हो रहा है, उन्हीं के इशारे पे हो रहा है। और वो हर तरह से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल आदेश देकर रखा है कि TMC कैसे हट के कोई हो तो उसको आप सख्ती से निपटो, उनके साथ अत्याचार करो, पॉलिटिकल वायलेंस करो और हमें पूरा आप प्रोत्साहन हम आपको देंगे, ये साफ दिख रहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि कोर्ट में जो सौंपी गई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में जिस तरह की परिस्थितियां वहां पर बन रही हैं, किस नजरिए से आप इसे देखते हैं? शुभंकर जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आप सुन पा रहे हैं? अवनीश अवस्थी थी जो ये परिस्थितियां, ये टकराव यहां पर दिखाई दे रहा है। चुनाव के बाद भी ये परिस्थितियां जारी हैं और आगे भी सुधार जैसे हालात तो अभी नहीं दिखते हैं। बड़ा सवाल ये यहां से कि आखिर इसमें अब केंद्र की भूमिका क्या हो सकती है और कैसे ये हालात खत्म होंगे, बंगाल में शांति कायम होगी? मीनाक्षी जी, पहले तो मैं नदीमुल हक की बात का जवाब देता हूँ। मैं जो बोलने जा रहा हूं मैं ऐसा चाहता नहीं हूं कि ऐसा हो, लेकिन नदीमुल हक जी आप दिल्ली में आए और हम ये कहें या कोई कहे कि यहाँ की जनता में आपके प्रति गुस्सा है और आपकी उसने बड़ी भयंकर तरीके से आपके कपड़े फाड़ दिए, पिटाई कर दी, लहूलुहान कर दिया, तो आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में आप कहीं जाएं, मध्य प्रदेश में कहीं जाएं, तो आप इसको जनता का गुस्सा कह करके शांत हो जाएंगे? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, जनता का गुस्सा कह करके शांत हो जाएंगे कि जनता का गुस्सा है, मार दिया, वहाँ पर तो ऐसा पीट दिया, तो ऐसा कुछ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को पीट दिया तो क्या हुआ? ये तो जनता का गुस्सा है। ये तो आपने यही कहा ना कि जनता का गुस्सा है, जनता बहुत गुस्सा है। आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैं। नदीमुल हक, सुन लीजिए। अब आप होंगे राज्यसभा सांसद, लेकिन आप सुन लीजिए। अब आप सुनिए यहाँ पर बैठ करके आपने जो तर्क दिया कि जनता का गुस्सा है, वो कुछ भी कर सकती है, पीट सकती है, मार सकती है, हिंसा कर सकती है, हत्या कर सकती है, बलात्कार कर सकती है। ये है आपका तर्क? राज्य प्रशासन ये तर्क देगा? राज्य की सरकार ये तर्क देगी? आप जो वीडियो दिखाए उसमें नहीं, सारी बड़ी साफ सी बात है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कोई पार्टी नहीं, कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर वो टीम गई थी। 2 कांस्टेबल थे उसके साथ। वहां उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनकी वीडियोग्राफी करना, वहां की इकट्ठे करना सारी सूचनाएं, ये जिम्मेदारी राज्य प्रशासन की थी कि वहां पर उनको सारा काम करने दिया जाए। वो कुछ भी करने नहीं दिया गया। और आप इसे जनता का गुस्सा कहकर कहते हैं कि मार दिया, पीट दिया, तो क्या हो गया? ठीक है, नदीमुल हक जी से मैं इस पर जवाब लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए सर यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। नदीमुल हक इस पर जवाब देंगे, फौरन लौटेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए तब तक। तू आके अपने इश्क में शरारत का कॉकटेल, नैनफोर्स कॉकटेल कॉन्डम्स, टेस्ट द फ्लेवर ऑफ लव।
डर है तो हो, मायूसी ना हो, बंदिशें हैं तो हो, अकेलापन ना हो, शक है तो हो, स्वार्थ की जगह ना हो, और बीमारी है तो होगी अपनी जगह, आत्मा बीमार ना हो। तो ये हिंदुस्तान है और ये हमारा इम्तिहान है, और एक फैसला आपको करना है। पर जाइए पहले हाथ धोआइए और फीतों से पकड़कर मास्क लगाइए और चिल्लाइए खिड़कियों से, या धुन बनाकर गाइए इसे कि किसी का हाथ छूना नहीं है और किसी का साथ छोड़ना नहीं है। और कल जब सब कुछ खुलेगा तो देखना इन्हीं आसमानों में उड़ते हुए पंछी कहेंगे कि कमबख्त इंसान की इस जिद्दी जात ने एक लड़ाई और जीत ली। क्या बीजेपी सरकार ने एक्टर सोनू सूद पर अवैध तरीके से वैक्सीन जुटाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है? सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसा ही दावा कर रहे हैं। लोग तंज कस रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा जलन के मारे किया क्योंकि सोनू की लोकप्रियता अब पीएम नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा हो चुकी है। सोनू की एक तस्वीर फेसबुक पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। इसके नीचे लिखा है, मोदी सरकार ने किया सोनू सूद पर मुकदमा, कहा इतने वैक्सीन तुम्हारे पास कहां से आए? अब देश में अच्छे काम करने वालों को कीमत चुकानी पड़ती है। एक फेसबुक यूजर ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, कोई बताएगा मोदी सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने अपनी जांच में पाया कि ये बात सच है कि पिछले दिनों रेमडेसिविर इंजेक्शन संबंधी एक मामले में सोनू का नाम आया था और मुंबई हाई कोर्ट के निर्देश पर इसकी जांच चल रही है। लेकिन बीजेपी सरकार द्वारा वैक्सीन जुटाने को लेकर सोनू सूद पर मुकदमे वाले दावे में कोई सच्चाई नहीं है। एक्टर सोनू सूद की पीआर टीम की एक सदस्य ने हमें बताया, ये सच है कि सोनू कोविड टीकाकरण जागरूकता संबंधी एक अभियान से जुड़े हैं, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि वैक्सीन जुटाने को लेकर बीजेपी सरकार ने सोनू पर मुकदमा कर दिया। अप्रैल 2021 में फेडरल बैंक ने सोनू सूद की संस्था सोनू सूद फाउंडेशन और नेटवर्क 18 मीडिया ग्रुप के साथ साझेदारी में एक कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान शुरू किया था। इस अभियान का नाम था संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। फेडरल बैंक की वेबसाइट के मुताबिक विभिन्न एनजीओ, सरकारी संस्थाओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की सहभागिता से चलाए जा रहे इस अभियान का मकसद है वैक्सीन संबंधी भ्रांतियां दूर करना और संपन्न सक्षम लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वो वंचित लोगों की टीकाकरण कराने में मदद करें। सोनू सूद ने खुद भी इसी अभियान के लॉन्च इवेंट में वैक्सीन लगवाई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस अभियान की प्रशंसा की थी। सोनू पंजाब में कोविड टीकाकरण मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 11 अप्रैल 2021 को एक ट्वीट के जरिए इस बात की घोषणा की थी। हाल ही में अवैध तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद और वितरण संबंधी एक मामले की सुनवाई के दौरान मुंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया था कि वो इसमें एक्टर सोनू सूद और विधायक जीशान सिद्दीकी की भूमिका की जांच करे। कोर्ट ने कहा था कि इन लोगों ने खुद को एक तरह का मसीहा दिखाया और इस बात की पड़ताल भी नहीं की कि दवाएं नकली तो नहीं है और आपूर्ति वैध है या नहीं है। अगर बीजेपी ने सचमुच वैक्सीन से जुड़े किसी मामले को लेकर एक्टर सोनू सूद पर मुकदमा किया होता तो इसे लेकर मीडिया में चर्चा जरूर होती, पर हमें ऐसी कोई भी न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें बीजेपी की तरफ से सोनू पर मुकदमा किए जाने की बात लिखी हो। साफ है कि ये दावा एकदम मनगढ़ंत है।
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं को लेकर जांच करने गई एनएचआरसी की टीम के साथ जो बर्ताव हुआ ग्राउंड पर, उसे लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ खुद इस टीम के सदस्य आतिफ रशीद कुछ देर पहले लाइव थे और उन्होंने उस घटनाक्रम को बताया जो कुछ उनके साथ वहां पर हुआ। तमाम खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। नदीमुल हक जी, ब्रेक से पहले जो बातचीत हो रही थी, आपने कहा कि जनता का गुस्सा है वो इस तरह से निकला, लेकिन एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी है जिसकी रिपोर्ट सामने आई और वो रिपोर्ट गृह राज्य मंत्रालय को सौंपी भी गई है। मैं आपके सामने उसके कुछ बिंदु रख रही हूं क्योंकि इन तस्वीरों को तो आप झुटला रहे हैं, लेकिन इन दावों को आप सुनिए जो जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में है। हिंसा संगठित तरीके से हुई, जो निर्दोष लोगों पर अटैक कर रहे थे वो क्रिमिनल थे, माफिया डॉन थे, पुलिस रिकॉर्ड में इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक एक खास पार्टी के लोगों पर टारगेट कर उन पे हमला किया गया। कई लोग घर छोड़ के पलायन कर रहे थे, उनके घरों को जला दिया गया। पुलिस ने लापरवाही की, न्याय न देकर उल्टा उनके ऊपर ही केस दर्ज कर दिया जो शिकायत लेकर गए थे। गिरफ्तार लोग नहीं हुए। एक खास पार्टी के लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड छीन लिए गए और उन्हें तोलाबाजी, प्रोटेक्शन मनी भी लेने की धमकी दी गई। इस कमेटी को खुलेआम कई जगहों पर क्रूड बम, पिस्टल की फैक्ट्री भी मिली है जहां इसको अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। इन बातों को भी झुटलाएंगे आप नदीमुल हक जी? हाँ, ये कैसी कमेटी है, कौन बनाया, कौन है इसमें, मुझे नहीं मालूम। कोई भी आदमी कमेटी बना करके अपनी रिपोर्ट दे देता, मैं भी एक कमेटी बना के रिपोर्ट दे देता हूँ, यहाँ सब चीज ठीक है तो हो जाएगा। इसका तो कुछ होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए, क्या कमेटी है, नहीं कमेटी है। आप बोलिए एक कमेटी ने गृह मंत्री को जाकर के रिपोर्ट दी, कौन कमेटी भाई? एक सेकेंड सर, आप किस पे भरोसा करेंगे? आप किस पे भरोसा करेंगे? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को आप झूठा बता रहे हैं। वही तो बोला, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, उस आरोप को भी झूठा बता रहे हैं। नहीं, मैं झूठा किसी को नहीं बताया, मैं झूठा नहीं बता देखिए। फिर आप मेरे मुंह में लफ्ज डाल दिए, प्लीज मेरे मुंह में लफ्ज मत डालिए। दैट इज योर वर्जन, नॉट माइन। क्लियर करिए ना, प्लीज डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। में फॉर्मर जज शामिल है सर, आईएएस ऑफिसर शामिल है। ये कौन सी कमेटी है भाई? ये कहां से ये कमेटी आ गए? सर यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप किसकी रिपोर्ट मानेंगे इसको? आप किसकी रिपोर्ट मानेंगे? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की आप ये जो रिपोर्ट लिख रहे हैं, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है कहाँ से आ गई? ये है कौन सी कमेटी? सर मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आप ना तो मानवाधिकार कमेटी पर आप भरोसा करेंगे, ना फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर भरोसा करेंगे, पार्टी से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर पर अटैक हो, चाहे टीएमसी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सीपीएम का हो, इसमें बंगाल में पूरे इन्वेस्टिगेशन होता है, उस पर टोटल इन्वेस्टिगेशन। सर आप राज्यसभा के सांसद हैं, ठीक है सर, आप राज्यसभा के सांसद हैं। मैं चाहती हूं कि गंभीरता के साथ इस मुद्दे पर बात हो। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के ऊपर भी आप ये कह रहे हैं कि वो कहां से कौन सी कमेटी बन गई, कौन उनमें लोग हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, मैं आपको बता रही हूँ। जस्टिस प्रमोद कोहली, फॉर्मर चीफ जस्टिस सिक्किम चेयरमैन, ओके। आनंद बोस IAS हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी केरला। निर्मल कौर IPS, फॉर्मर DGP झारखंड। निसार अहमद, पास्ट प्रेसिडेंट ICSI। M मदन गोपाल IAS, फॉर्मर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कर्नाटका, मेंबर सेक्रेटरी। इन लोगों की क्रेडिबिलिटी कोई मायने नहीं रखती, इनका काम, इनका प्रोफाइल कोई मायने नहीं रखता आपके लिए। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई ये जो कमेटी अपना रिपोर्ट दी है, तो हम कोई भी कुछ भी रिपोर्ट दे देगा आप लोग मान लीजिएगा? सर ये लोग कौन है सर? मैंने आपके नाम, इनके नाम और प्रोफाइल पढ़ के आपको बताया। आपके लिए हाँ, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, हमारे पास भी रिपोर्ट है कि बंगाल में जितने भी पॉलिटिकल वायलेंस हुए हैं, जितने भी पॉलिटिकल वायलेंस हुए हैं, चाहे किसी भी पार्टी के खिलाफ हो, उसका पूरा जांच हो रही है, पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कहाँ जांच हो रही है सर? कहाँ जांच हो रही है? मानवाधिकार आयोग अगर ग्राउंड पर उतरता है और उसके सदस्य ये बात कहते हैं कि ना वहां पर पुलिस ऑफिसर थे, ना उनको इन्वेस्टिगेशन करने दिया गया। जफर इस्लाम साहब, जो तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है, मैं इसीलिए बार बार ये सवाल आपसे पूछ रही हूं, आप खुद राज्यसभा में सांसद हैं, अगर एक डिनायल मोड दिखाई दे रहा है, अगर एक टकराव लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच ऐसी परिस्थितियों में दिखता है, तो वहां से उसके सोल्यूशन के लिए आगे की राह क्या है? देखिए, क्या केंद्र इसमें कोई भूमिका निभाएगा? हाईकोर्ट ने नहीं, देखिए हाईकोर्ट में मामला है। पहली बात तो मीनाक्षी जी, ये कितना भी डिनाई करे, आप फैक्ट्स को झुटला नहीं सकते। एक कहावत है, बहुत बहुत अच्छी कहावत है, और उर्दू में,
सच घटे या सच बढ़े वो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं होती। ये झूठ कितना भी बोले, ये बोलते रहे, लेकिन वहां पर हकीकत को कितना आप जुटलाएंगे? भाई घर छोड़ के लोग चले गए हैं, पलायन कर रहे हैं, कैंप में रह रहे हैं, और ये जो कहते हैं माँ माटी मानुष की सरकार है, वो आमादा है किसी जिस तरह से भी हो पॉलिटिकल वायलेंस करना है। आप देखिए, जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जहां देखते हैं वहां पर मौत की घाट उतार देते हैं, या उन पे कहीं ना कहीं आक्रमण जो इनका होता है, आक्रामक अप्रोच, और पूरे तरह से जो है इनको सपोर्ट है सबसे बड़े ममता बनर्जी का। तो ममता बनर्जी हर गुंडा एलिमेंट, चाहे वो वहां पर इसमें भी अगर जेल में भी था, उसको भी कहीं ना कहीं निकलवा के उसको यूज करती है क्राइम कराने के लिए। इल्जाम नहीं, हकीकत है। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। आप क्रिमिनल्स को कहीं ना कहीं सेफ पैसे देते हैं क्राइम करने के लिए, फिर वापस ले जाते हैं। ये सब आप काम कर रहे हैं, सब बातें हमें मालूम है। इत्तेफाक मत रखिए, लेकिन हकीकत से वाबस्ता होना जरूरी है। आपको इत्तेफाक मत रखिए। मैं आपको सिर्फ हकीकत से वाबस्ता करा रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, दूध का दूध नहीं, दूध। अरे मैं बंगाल में था, और बंगाल में मेरी गाड़ी भी, आपको ही बता दो, मैं बंगाल में था, मेरी गाड़ी चारों तरफ से छेकी गई थी। जब पोर्ट एरिया में मेरी गाड़ी को छेक लिया गया था, बहुत मुश्किल से पुलिस के सपोर्ट से हम वहां निकल पाए थे। क्या बात कर रहे हैं आप? फिरहाद हकीम के चारों गुंडे सारे चारों तरफ से हमें घेर लिया था। ये क्या बात कर रहे हैं पोर्ट एरिया में? शुभंकर जी को चर्चा में जोड़िए। शुभंकर जी को आवाज मिल रही है मेरी अब। शुभंकर जी, आपकी भी कई राज्यों में सरकार है, लेकिन जिस तरह का जो बिहेवियर, जो बर्ताव, जो परिस्थितियां पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही हैं, इसे किस नजर से देख रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, स्थिति ऐसा है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये स्टेट अफेयर्स है, ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। अभी जो स्थिति हर एजेंसियां बंगाल में घूम रहा है, मैं पूछना चाहता हूं, देश कौन चला रहा है? भाजपा ने देश चला रहा है और स्टेट चला रहा है टीएमसी। स्थिति क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो एजेंसी को भेजता है, वो क्या काम कर रहा है? आप नारोदा देखिए, सारोदा देखिए, हर जगह में वो इतना दिन तक क्या काम किया? चुनाव आ जाता है, ये एजेंसी सड़क पर घूमने लगता है। और स्टेट गवर्नमेंट नया फॉर्म हुआ है, अभी उनका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखना चाहिए। बंगाल में कोई जगह, तो क्या आपको क्राइम करने का परमिशन दे दिया गया? क्या नई सरकार आने का मतलब क्या है? क्राइम करने का आपको अधिकार दिया गया है? मीनाक्षी जी, क्राइम करने का अधिकार दिया, नई सरकार का क्या मतलब होता है? चला रहा है जफर इस्लाम साहब, एक बार वो कंप्लीट कर लें। तमीज नहीं, मैं तो आपसे सिंपल सवाल कर रहा हूँ। तमीज तो बहुत है मुझे, लेकिन मैं तो आपको बड़े तमीज के दायरे में पूछ रहा हूँ कि भाई नई सरकार का मतलब क्या है? नहीं, अरे तमीज तो बाद में सिखाइएगा। जफर इस्लाम साहब, एक सेकंड में कंप्लीट कर ले, फिर आप बोलिएगा उसके बाद। एक बार की बात पूरी हो जाएगी। शुभंकर जी बोलिए। सवाल कर रहा हूँ, बड़े तमीजदार इंसान से सवाल कर रहा हूँ कि भाई मिस्टर तमीजदार, आप जफर इस्लाम जी, मैं आऊंगी ना आपके पास, आप उसके बाद उनकी बात का जवाब दे दीजिएगा। वो काफी देर से बोल रहे हैं, उनकी आवाज नहीं जा रही थी। ठीक है, वो फर्स्ट हाफ में नहीं बोल पाए थे, कुछ टेक्निकल इशू था उनके एंड पर। प्लीज एक सेकंड, शुभंकर जी कंप्लीट करिए, फिर मैं। आप पूरे स्टेट को बर्बाद करके आप अभी और भी आगे बर्बाद करने की कोशिश जो कर रहे हैं, उसको हम नहीं करने देंगे। वहाँ पर सर देखिए, किसी की आवाज नहीं सुन पाएंगे। एक सेकंड रुक जाइए जफर इस्लाम जी, प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं आपके पास आऊंगी सर, देखिए अभिजेश भी बोलेंगे उसके बाद। एक सेकंड शुभंकर जी, उनको डिसिप्लिन सिखाइए। शुभंकर जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, जो परिस्थितियां वहां पर दिखाई दे रही है, ममता बनर्जी का जो रवैया दिखाई दे रहा है, किस बात का डर है मुख्यमंत्री को? मैं जो बताना चाहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर, पहला मैं बताया, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। ममता बनर्जी को, सरकार को, उसको अच्छा से हैंडल करना चाहिए, ठीक से हैंडल करना चाहिए। साथ साथ में जो एजेंसी जांच करना चाहता है उसको स्पेस देना चाहिए। वो बंगाल में हर जगह में जा सकता है, उसका इंक्वायरी वो कर सकता है, ये हिंदुस्तान का कानून है। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाजपा सारा देश में जितना एजेंसी हर स्टेट में भेज रहा है, जिधर उनका गवर्नमेंट नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट का ऊपर जो दबाव डाल रहा है हर समय, आज तो ये सोचना चाहिए। देखिए, कांग्रेस और लेफ्ट, इसको आज समर्थन नहीं मिला। आज भाजपा को सीट मिला है, एमएलए बना है और टीएमसी गवर्नमेंट फॉर्म किया है। अभी जितना दिन से गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, उसका बाद भाजपा ने क्या क्या
इधर बंगाल में करने का उन्होंने प्रयास कर रहा है। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट जफर इस्लाम जी, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग का, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग का। लेकिन एक सवाल जो यहाँ पर उठता है, जो परिस्थितियां वहां पर ग्राउंड पर दिखाई दी, सीआईएसएफ की टीम भी वहां पर मौजूद थी, उनके पास भी हथियार थे, क्या वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो सकती थी वहां पर? देखिए, आज जो सेंट्रल सवाल मेरा जफर इस्लाम जी प्लीज, आप जो सेंट्रल फोर्सेस से आए, मीनाक्षी जी एक बात अरे डिसिप्लिन वाले मिस्टर डिसिप्लिन, अभी आप हमको बता रहे थे डिसिप्लिन सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप लग रहा है। और ये बात इससे पहले ममता बनर्जी भी लगातार कहती रही हैं कि जब सेंटर की टीम वहां मौजूद है तो ठीक है, एक सेकंड, सेंटर की टीम भी जब वहां पर मौजूद थी, उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जफर इस्लाम जी देखिए मीनाक्षी जी, मैं तो बड़ा बेसिक सा सवाल उठा रहा हूँ, बहुत फंडामेंटल सवाल उठा रहा हूँ कि क्या सरकार, बार बार जो कह रहे हैं ये लोग कि सरकार हमारी आई है, नई सरकार आई है, मैं पूछना चाहता हूँ क्या नई सरकार आने से क्या इनको कोई लाइसेंस मिला है कि ये पॉलिटिकल वायलेंस करे? किसी तरह विशेष अधिकार लेकर आए हैं कि पॉलिटिकल वायलेंस करने का इनको अधिकार है? क्या ये विशेष अधिकार इनको इस सरकार बनाने में मिला है कि मेजॉरिटी आए हैं तो जो आम नागरिक है जो इनकी आलोचना करता है उसको कुचल दें? क्या ये इनको आपके ऊपर ये है कि कुछ मामलों को आप भी हाइप इसलिए करते हैं कि आपके पास एक मुद्दा जीवित रहे, वहां पर मुद्दा जीवित रहे, राजनीति होती रहे, तो इसलिए आप भी कुछ मामलों को हाइप करते हैं। डेमोक्रेटिकली आपके ऊपर लगा रही है। नहीं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को हम बिल्कुल कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जब हमारा कार्यकर्ता मौत के घाट उतारा जाता है तो क्या हम चुप रहें? गवर्नर एक आम आदमी की जो कुचला जाता है, या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, या बीजेपी के समर्थकों के घर को जलाया जाता है, और उस पर मुख्यमंत्री जो बिल्कुल मुंह में जो है सिलाई करके बैठी रहती है, कुछ नहीं बोलती है, ऐसे में गवर्नर को बोलना मजबूरी है। देखिए पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही हैं, ये बेहद विकट स्थिति है। मुख्यमंत्री जो राज्य के दो सबसे बड़े अगुवा हैं, जो राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री और राज्य के गवर्नर, उनके बीच में जिस तरह की परिस्थितियां और टकराव दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल में, यकीनन ये राज्य के लिए एक आदर्श स्थिति नहीं है। मीनाक्षी जी, विपक्ष की सरकार तो राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है, झारखंड में भी है। वहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ तो ऐसी कभी आपने कभी सुना? वहां भी तो बीजेपी के एजेंट हो सकते हैं राज्यपाल, और बाकायदा बीजेपी के राजनेता हैं वहां पर राज्यपाल। नहीं हुआ ना शुभंकर जी? वो और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, हम में आप में से ही होंगे। और मैं नदीमुल हक जी को बता दूं कि ये गुंडागर्दी जो है ना, अंततः अपने ऊपर ही पड़ती है। आज बहुत अच्छा लग सकता है। और शुभंकर जी, आपने कहा कि बीजेपी केंद्रीय संस्थाएं आपके पास आवाज नहीं जा रही थी, शायद आपको मालूम भी नहीं होगा, आप देर से जगे हैं शायद। ये कोलकाता हाई कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा बनाई गई समिति थी। ये बीजेपी की समिति नहीं थी, सरकार की भी नहीं थी, ये समझे ना? बाकी प्रदेशों में जाएगी तब भी आप यही कहेंगे, मध्य प्रदेश में जाएगी, आपने उठाया मध्य प्रदेश में जाएगी तब भी यही कहेंगे। क्लोजिंग रिमार्क मुझे दीजिए, कहीं डर इस बात का तो नहीं है कि कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा आदेशित जो कमेटी है, अगर उसकी रिपोर्ट आपके राज्य में किसी तरह की जो परेशानियां हैं या जो मुश्किलें हैं उसको रिपोर्ट कर देती है, तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल आपके लिए खड़ी हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट को डिनाई करना तो आसान है, लेकिन कोर्ट की रिपोर्ट को कैसे डिनाई करेंगे? मीनाक्षी जी, नदीमुल जी, कलकत्ता हाईकोर्ट का नदीमुल जी से मेरा सवाल है, उनका जो इंस्ट्रक्शन है, उनका जो एक कोई एजेंसी का शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। खैर, समय मेरे पास इतना ही था, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। तो दंगल में आज का हमारा सवाल था, क्या बंगाल में एनएचआरसी की टीम पर हमले के बाद केंद्र को कार्रवाई करनी चाहिए? जो जवाब आपके मिले उसमें 93% लोगों ने हां कहा, जबकि 7% लोगों ने इनकार किया। इसी के साथ दंगल में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति, ओरल हाइजीन में देश का नंबर 1 टूथपेस्ट ब्रांड।